ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बयानुल मरसूस? कि ऑपरेशन जो सिंदूर था वो नाकाम रहा। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि हम जो वार स्टडीज़ हैं उसको पढ़ें, या कन्फ्लिक्ट जब पैदा होता है तो उसके साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे जुड़ जाते हैं। जो इंडो पाक वार हुई, ये दो मुल्कों के दरमियान थी, कश्मीर के मसले को लेके थी, दो मज़ाहिब के दरमियान थी, या पानी को लेकर थी, या आलमी एस्टेब्लिशमेंट के या आलमी ताकतों के माबैन थी? और मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान एक अच्छी पावर शेयरिंग है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक स्पेक्ट। मैं हूं मोहम्मद जुनैदुल हक और आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान बलोच, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, बड़े ज़बरदस्त कॉलमिस्ट हैं और ख़ास तौर पे जियो पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिकल वार पे इनकी बड़ी अच्छी नज़र होती है। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जुनैद, बहुत शुक्रिया आपने टाइम लिया दोनों चीज़ें की। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो ख़ास तौर पे जो जियो पॉलिटिकल वार के हवाले से, एशिया के हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा जंगी कशीदगी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो है वो आज का पॉडकास्ट है। और इसमें इस सवाल से हम आगाज़ करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बयानुल मरसूस? देखें, इस पे तो अब इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, ना सिर्फ लोकल मीडिया पे बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, कि अब इसमें कोई दो राय नहीं रही कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसने उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका। मतलब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव भी इंडियन गवर्नमेंट अपने मतलब नहीं बता सकी कि हमने इस ऑपरेशन से ये हासिल किया, सिवाय इसके कि सिविलियंस पे यानी कि एक मिसाइल फायर किया गया और ड्रोन फायर किया गया, तो वो जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो सिविलियंस की ही हैं। तो इस हवाले से देखा जाए, ना सिर्फ लोकल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो इस तरह की वार्स को जो लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं या जिनकी मतलब इस तरह की डेवलपमेंट्स पर नज़र होती है, उनमें एक बात ये बिल्कुल यानी कि मुत्तफ़िका सी ये बात हो चुकी है कि ऑपरेशन जो सिंदूर था वो नाकाम रहा, और जो बुनियाद मरसूस है वो उसने एक जो डिटर्मिनेंस एक होती है ना, वो उसने अब पाकिस्तान की कायम की है, जो कि हम एक अरसे से खो चुके थे। तो इसीलिए इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रही कि आप इनको भी कंपेयर कर सकें आप किसी भी तरह से। ठीक, अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि जो इंडो पाक वार हुई, ये दो मुल्कों के दरमियान थी, कश्मीर के मसले को लेके थी, दो मज़ाहिब के दरमियान थी, या पानी को लेकर थी, या आलमी एस्टेब्लिशमेंट के या आलमी ताकतों के माबैन थी? देखिए, कोई भी कन्फ्लिक्ट जब जन्म लेता है तो उसके बढ़ने में या उसके मतलब ताकतवर होने में या उस कन्फ्लिक्ट को यानी कि प्रॉपर सामने आने में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। हमारा क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि हम जो वार स्टडीज़ हैं उसको पढ़ें, या इवन हमारे जो मीडिया है या बाकी जो जितने भी लोग हैं अवाम होगी, तो वो वार स्टडीज़ की जो टैक्टिक्स हैं उनको नहीं समझती। तो जो कन्फ्लिक्ट होता है कहीं पर भी हो, आप किसी भी दुनिया में जाके देख लें, कन्फ्लिक्ट जब पैदा होता है तो उसके साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे जुड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान के अंदर या इंडिया का जो अभी जो हालिया ये जंग है, कन्फ्लिक्ट, इसमें देख लें दोनों साइडों पे आपको बहुत सारे इशूज़ नज़र आएंगे, पानी के इशूज़ भी नज़र आएंगे, उसके अंदर दहशतगर्दी का नैरेटिव भी नज़र आएगा जो इंडिया बार बार हम पे इम्पोज करता है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मज़हब का भी रहा है कि मज़हब उसको यानी कि उसमें इन्वॉल्व रहा है बाकायदा, इस तरफ भी सरहद के उस साइड पे भी। तो इसके साथ साथ जो सबसे अहम जो एक कह लेने का एक मुहर्रिक होता है, फैक्टर जो है, वो इंटरनेशनल मीडिया का या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी होता है। क्योंकि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी किसी भी लोकल डेवलपमेंट के अंदर अपना पूरा वो हिस्सा रखती है। मतलब कोई भी ऐसा पूरे रीजन के अंदर दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, अब जब भी दो मुल्कों के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो मेरा तो ये मानना होता है कि लोकल जो मफाद है वो बहुत कम होते हैं, लोगों के लोकल कन्फ्लिक्ट्स या लोकल तज़ाद बहुत कम होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका मफाद ज़्यादा होता है। अब यहाँ भी आप देख लें कि जैसे ही वो जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया के अंदर इन्हीं का एक ट्रेंड चला सोशल मीडिया पे, मीडिया के ऊपर, और बड़े बड़े लोगों ने उसको कवर किया है। तो
इस आज के दौर में, क्योंकि मीडिया वार का एक बहुत बड़ा रोल है, तो मेरे ख्याल में आज के दौर में मीडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है उस जंग का। उसके बाद फिर इंटरनेशनल जो बड़ी पावर्स हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो हो गई। उसके बाद फिर एक अलग हम उसको डिफाइन करते हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, वो हो गए, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप हो गए, और इस तरह वार इंडस्ट्री है वो होगी। तो ये सारे मिलकर एक कन्फ्लिक्ट को इन्हीं के फीड कर रहे होते हैं। तो हम किसी एक फैक्टर को मतलब एक सारा क्रेडिट नहीं दे सकते भी हाँ यही जंग का फैक्टर है, यानी कि अब ये नहीं कह सकते भी सिर्फ पानी ही वजह थी, अब ये नहीं कह सकते कि भी पहलगाम का वाक़या ही वजह था, अब ये नहीं कह सकते भी मजहबी जो दोनों तरफ एक कह लेंगे वो फ़कत जो है वो बयानिए बनाए जाते हैं उसको। ये तो फिर बिल्कुल दोनों साइडों पे फिर एक बयानिया जन्म लेता है कि अपने उस वार एक्ट को डिफेंड करने के लिए, अवाम को यानी कि अपने साथ रखने के लिए, और वो तो और दुनिया को भी बताने के लिए हमारा जो एक्चुअल कंसर्न है या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये नहीं है, वो ये वाले हैं। ठीक है, तो वो तो आप लोगों को तवज्जो को डाइवर्ट कर रहे होते हैं। वो अच्छा, तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जैसे बीजेपी है और ये सारी इसकी पॉलिटिक्स जो है वही हिंदू मुस्लिम पे जो है वो बेस्ड करती है, और वो सारी चीज़ जब हम इधर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद इसके पीछे ये हिंदू मुस्लिम जो है यही चीज़ कार फरमाए। असल में जुनैद ये होता है कि जब आप किसी एक नैरेटिव को इस तरह की मजहबी नैरेटिव रखने वाली जमात को आप इतनी भारी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट में लेके आते हैं, तो उसके ऊपर इंटरनली बहुत बड़ा प्रेशर होता है। मतलब बीजेपी का जो टोटली जो उनका बयानिया है, जो उनका थीसिस है, वो मतलब एंटी मुस्लिम है। इसमें कोई यानी कि इवन इंडिया के अंदर से भी इस पे मतलब बातें होती नहीं है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट को भी इंटरनली इतना ज़्यादा यानी कि प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि वो उसको बार बार यानी कि अपनी जो उसकी साख है उसको कायम रखने के लिए उसको ना चाहते हुए भी एंटी मुस्लिम जो है ना स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो ये उसका एक दबाव होता है, मतलब किसी फर्द वाहिद की ये बात नहीं होती। तो ये पूरी एक जमात है, पूरे वो लोग हैं, ग्रुप है, गिरोह है, उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उनके बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे ना पूरी एक हायरार्की बनती है जो एक मतलब एंटी मुस्लिम जो है ना नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट में आए होते हैं। तो वो सारे मिलकर यानी कि इस तरह का स्टेप उठाने के लिए आमादा होते हैं या उठा लेते हैं। तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि इसके बाद बीजेपी दोबारा हुकूमत बना पाएगी, जबकि इससे पहले यही सारी चीज़ें जो है वो इंडियन जो है वो आम आवाम में ये चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं कि ये इसके पीछे जो है वो हिंदू मुस्लिम फसाद का जो टॉपिक ज़ेर बहस है, उसके बाद इसके चांसेस कहीं ना कहीं हमें कम होते हुए नज़र आते हैं। क्या आपको ये लगता है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहेगी? इसमें यह है कि जो हमारी तरह की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इवन इंडिया भी उसी में फॉल करता है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है उसके अंदर इंटरनल भी लोग इन्वॉल्व होते हैं और उस गवर्नमेंट को इंटरनेशनली भी एक मतलब एक सपोर्ट चाहिए होती है। राइट नो जो है ना वो बीजेपी तो आप समझ लें कि इंडिया की जो सियासत है उसमें बहुत बैकफुट पे चली गई है। अच्छा, तो बहुत सारी यानी कि ऐसी न्यूज़ भी हैं, ऐसे इवेंट्स भी हैं जिनके मुताबिक अब मगरब में, स्पेशली वेस्ट और अमेरिका में मोदी का वो चार्म नहीं रहा जो अब राहुल गांधी का है। तो वहाँ अब राहुल गांधी ज़्यादा करीब है मगरब के, वेस्ट के या अमेरिका के। तो ये सारा एक स्टेज उसके लिए सेट हो चुका है। अब ये राहुल गांधी पे डिपेंड करता है कि वो इस स्टेज को कैसे कैश करता है, या इस सिचुएशन से अपने लिए क्या निकालता है। तो वैसे मतलब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी अगर हम ये कहेंगे हाँ भी मोदी बिल्कुल ही नहीं आ सकता, लेकिन अब वो उसके पास वो ग्राउंड नहीं रही कम से कम जिस बेस पे वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। तो ये अब उसका जो मुखालिफ है राहुल गांधी, उस पर डिपेंड करता है कि वो इस सिचुएशन को किस हद तक कैश करता है। अच्छा, ज़बरदस्त, आपका जवाब आ गया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आलमी मीडिया की नज़र में इस जंग में किस मुल्क का पल्ला भारी रहा है? इस पर ज़रा सी बात आपने की थी लेकिन वाज़े कर दीजिएगा ज़रा। देखें जंग जो है ना कोई कह लेना क्योंकि क्रिकेट गेम नहीं है या कोई हॉकी का मैच नहीं है, फुटबॉल का मैच, इस पे हमने स्कोर है यहाँ इसके 3 और इसके 4 गो के हमने सुना भी है कि 6 वर्सेस नील या 5 वर्सेस नील स्कोर की तरह। लेकिन वो एक ठीक है, आप हम उसका क्रेडिट लेते हैं, बीइंग पाकिस्तानी है हम उस पर प्राउड है, हमें फख्र महसूस होता है। लेकिन जंग जो है ना वो मैं जहाँ तक वो होता है डिटरनेंस कायम करने के नाम। डिटरनेंस को हम आम अल्फाज में कहें तो यानी कि जवाबी हमले का खौफ या मतलब एक उसका ना जवाब देना किसी कंट्री का। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने यहाँ वो डिटरनेंस कायम कर दिया है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे इंडिया की जो बैकबोन थी पूरी वार की, वो उसके राफेल तैयारे थे, ठीक है ना, उसकी वार स्ट्रेटजी थी और उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी थी। यानी कि हमसे ये बारहा इससे पहले भी मोदी साहब कह चुके हैं कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर देते हैं। तो इस पे हमारा अपने वो
मेरे ख्याल में स्टेटमेंट सुनी भी होगी, हमने इसीलिए भी राफेल को हिट किया कि ताकि उनका ये जो जोम है ये तोड़ा जा सके। तो उसको देखें तो वो ना सिर्फ ये लोकल मतलब है कि लोग बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी डिटरनेंस कायम कर दिया है। अब कम से कम दोबारा इंडिया हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा कि भैया एक ऐसी कंट्री के खिलाफ अटैक करना जिसकी ऑलरेडी एक डिटरनेंस है, तो वो उसके लिए मेरे ख्याल में इतना मतलब बहुत आसान नहीं होगा। अब दोबारा यकीनी तौर पे जंग में शिकस्त को तस्लीम करना बड़े दिल गुर्दे का काम है, लेकिन ये जो अभी आप चीज़ डिस्कस कर रहे थे, ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, CNN के रिपोर्टर जो है वो ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा निक रॉबर्टसन का, जो आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान को फातह करार दिया। बड़े ज़बरदस्त उनने तहसीन के जुमले बोले हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो इंडिया इसको तस्लीम करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि एक बात रोज़े रोशन की तरह आया है। वो मैं अगेन वही बात करूंगा कि जंग जो है ना वो कोई इस तरह का गेम है नहीं कि आप पास पूरे फैक्ट्स और फिगर्स हों कि अभी ये ऐसे वजह है। तो दूसरी बात ये कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ये मतलब वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे हमने हार लिया। तो यानी कि ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि वो अपनी हार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो उल्टा उस पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ ऐसे है, मैं आज भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर जो है वो रैली तो निकाली हुई है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनका अपना एक जंग की जीत का एक सच है, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ हम वही अगेन करूँगा बात के जो इंटरनेशनल मीडिया है, स्पेशली जो मतलब न्यूट्रल मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के होता है, कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर से बात करते हैं। ऐसे तो कहीं भी चले जाए तो वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं डीपली कि देखिए जंग के अंदर कामयाबी क्या होती है, आपने जंग शुरू किस लिए की, तो वो उनका ऑब्जेक्टिव था कि हम पे फिलहाल लोगों ने हमला किया, हमने उसको मारना है, तो वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। सिंपल सी बात है, वो फेल है। वो कह तो रहे हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया। कहने के लिए तो वो उन्होंने लाहौर में बंदरगाह भी बना दिया तो इस पे तो फिर कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव कोई भी इंटरनेशनल मीडिया में कोई भी बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव अपने हासिल कर सके। अच्छा, पाकिस्तान ने जंग में डिप्लोमेसी अच्छी की है या फायर पावर के हवाले से अच्छा डिमोन्स्ट्रेट किया है? मैं इस मामले में डिप्लोमेसी को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि देखें पाकिस्तान ने काफ़ी टाइम लिया मतलब चीज़ों को समझा देखा, और उस दौरान जो उन्होंने टाइम लिया है उस दौरान उसकी जो इंटरनेशनल जो पूरी फिजा है वो उनके हक में हो चुकी थी। जब अब ये बहुत बढ़िया मतलब आपकी टेक्निक होती है, अब कामयाबी है कि आपने पहले पूरी इंटरनेशनल फिजा को अपने हक में किया, उसके बाद आपने अटैक किया है। तो ये मैं उसका अच्छा, ये बड़ा जो है वो हमारी अवाम भी बड़ा मुतजस्सिस थी और बड़ा जज्बाती थी कि पाकिस्तान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई नहीं की। क्या इसमें जो है वो कहीं पाकिस्तान सलाहियत नहीं रखता या जवाबी कार्रवाई नहीं दे रहा? तो बड़ी अवाम में भी ये मुतजस्सिस भी थी और बड़ा जज्बाती भी था ये रवैया। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए अवाम का मसला ये है ना कि अवाम समझती है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा था मैं फौरन थप्पड़, फौरी रिस्पॉन्स जो है वो, ठीक है ना, मतलब ऐसे जज्बाती। आजकल की जो जंग है वो बहुत 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 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे कहने का एक स्टेप होता है। आपको पूरी अपनी जो मिलिट्री एसेट है वो मूव करने पड़ते हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है। मतलब आप देख लें कि बलूचिस्तान से आपने इन्फेंट्री को मूव किया, मतलब कुछ न्यूज़ के मुताबिक आपने वहाँ बॉर्डर पर, इस तरह के बहुत टाइम लगता है। फिर दूसरी बात है कि फिर आप कैलकुलेट करते हैं। अब जंग इस बात का नाम नहीं लगे उसने मुझे 10 मिसाइल मारे मैं 20 मार दूंगा, नहीं, आपने कैलकुलेट करना है भाई। अब मैं अगर इसको 5 मिसाइल मारा हूँ तो जो उसने तो मतलब अगर दोबारा रिटेलिएट तो करना है, तो उसको मैं किस हद तक ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो ये जंग एक बहुत यानी कि पेचीदा कैलकुलेशंस है, तो वो कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। फिर आप अपने टारगेट चूज करते हैं जो आपके लिए सॉफ्ट टारगेट हो कि आपने कहाँ हिट करना है। और पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी मतलब कहने का उसने बड़े अच्छे टारगेट चूज किया है कि जब आपने उनके 5 हथियारे गिरा लिए तो उसके बाद पाकिस्तान की परीक्षण में यही कोशिश रही होगी कि हम ऐसे टारगेट चूज करें कि कहीं पर भी हमें ज़रा सा भी ये इनके खतरा ना हो कि किसी हथियारे को हिट किया जा सके या कोई ऐसा जो नियरेस्ट ना हो। तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की बहुत कामयाब स्ट्रेटजी रही है कि मतलब हमला बरकरार रख, बिल्कुल उसको उन्हें लेवल नहीं करना था चीज़ों का। अवाम तो फिर उसका एक अलग होता है, वो तो कहते फौरन नहीं कि अभी थप्पड़ मिला तो मुझे मैं अभी ही मार दूँ, तो उसमें वो जो तलवारों के दौर की लड़ाई। हाँ बिल्कुल, तो वो आज जंग क्योंकि आप वो नहीं रहे, आप बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, इस जंग के दौरान जो है वो इंटरनेशनल पावर्स, कौन सी इंटरनेशनल पावर्स किस मुल्क के साथ खड़ी थी? देखिए कुछ ने तो बाकायदा ऐसे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, बयान भी हैं, जैसा टर्किश मतलब हमारे साथ खड़े थे पाकिस्तान के साथ, अजरबैजान चाइनीज हमारे साथ बिल्कुल खुल के खड़े थे, अजरबैजान वाले
अभी वो मैं मतलब मुबारकबाद तक भी दे रहे हैं कि आपने जंग में कामयाब। तो ये एक बुलाक था जिसका सामने। दूसरी तरफ जो हम जो सोच रहे थे कि इसराइल उनके साथ था बिल्कुल प्रॉपर, वो उसने उनको सपोर्ट किया। हम जितने भी ड्रोन यहाँ पे इंटरसेप्ट हुए हैं वो इसराइली थे। फिर जो बड़ी जो एक हमारे पास एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि अमेरिका इंडिया के साथ खुल के खड़ा है, शायद वो हमें उस तरह देखने को नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में इंडिया की जो इंटरनेशनल जो कह लें कि एक सपोर्टर्स थे उनमें उस कुछ वो मिसकैलकुलेट कर गए हैं कि वो उस तरह का यानी कि लोगों का यानी कि मुल्कों का एतमाद हासिल नहीं कर सके जिस तरह पाकिस्तान को मिला है। तो इधर से वो बहुत सी जगहों पे फेल हुए हैं। तो ये एक उनकी एक मतलब यहाँ भी मतलब इंटरनेशनल जो रिलेशंस में या फॉरेन पॉलिसी में भी ये भी एक उनका फेलियर गिना जाएगा कि ग्राउंड ऑन ग्राउंड तो वो उन्हें मतलब एक नुकसान हुआ ही हुआ है, वो मतलब लाइक वो अपने नाकाम रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर भी वो नाकाम रहे कि उन्होंने अच्छी कैलकुलेशन नहीं की कि कौन सी कंट्री किसके साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, फिर अमूमी तौर पे ये ख्याल किया जा रहा है कि कहीं अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ खड़ा था इस जंग में, क्योंकि वो सीज़ फायर के खुसूसन जब हवाले से बात करते हैं तो दोनों मुल्क ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो इसका मुतालबा नहीं किया अमेरिका से, जो है वो मुखालिफ जो है वो अपोनेंट ने किया। ठीक, लेकिन देखें इसमें तो अब अगेन मैं इंटरनेशनल मीडिया की, क्योंकि हमारे पास बड़ा सोर्स वही है, किसी भी इंटरनेशनल मीडिया पे चले जाए आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि इंडिया ने सीज फायर के लिए अमेरिका से रब्ता किया फर्स्ट, ठीक है। और सेम बात है कि पाकिस्तान यहाँ पर जो उस टाइम पे सऊदी वज़ीर ख़ारिजा भी आए हुए थे, अगर मैं रॉन्ग नहीं हो तो वो यही, लेकिन पाकिस्तान ने उसको यही कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा सीज फायर का। अगर पाकिस्तान सीज फायर पे एग्री करता तो उसी दिन ही हो जाता, क्योंकि वो इतने बड़ी एक पर्सनालिटी यहाँ पे आई हुई। तो ये बिल्कुल एक झूठ है, प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान ने उनको इन्हीं के अप्रोच किया इस वाले से। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी का जो वकार जो है वो मकामी सियासत की नज़र कहीं हो रहा था, वो दोबारा बहाल हो चुका है या उसमें बेहतरी देखने को नज़र आ रही है? हाँ, वो आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसका जवाब बेहतर जो है वो पाकिस्तान के जो अकाउंट्स, आर्मी के अकाउंट्स है उस पर अभी जाके आपको कमेंट्स में आइडिया हो जाएगा कि आप जंग से सोशल मीडिया जंग से पहले के कमेंट्स वर्सेस अब के कर लें तो एक बड़ा अच्छा आप उसका मुआयना कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान इस जंग के बाद जो है वो आलमी सतह पे कहाँ स्टैंड कर रहा है और एशिया में कहाँ स्टैंड कर रहा है? हाँ, ये बड़ा आपका बहुत एक कहने का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं चाह रहा था किस तरह का सवाल है। देखें इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है राइट नो वो पावर शिफ्टिंग के फेज से गुजर रही है। और पावर शिफ्टिंग का फेज ऐसा होता है कि जहां आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है, ठीक है ना, अपनी कीमत बड़ी लगानी है, तो उसके लिए आपको बड़े काम करना पड़ता है। तो देखें आप इंटरनेशनल सैरो चेक करना कि अमेरिका के ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका डायरेक्ट हमास के साथ मुज़ाकरात कर रहा है जिसमें इसराइल को इन्वॉल्व नहीं किया गया। यानी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इसराइल को साइड पर रख के हमास के साथ अब डायरेक्ट बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और शाम की जो गवर्नमेंट है उसको अब मतलब है कि तमाम उसकी पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं और उसके जो वज़ीर-ए-आज़म है उनसे डायरेक्ट वो मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ के अंदर एक नया पावर जोन बनेगा, नई पावर शिफ्टिंग होगी, पावर शेयरिंग होगी। तो इंटरनेशनल जो पावर शिफ्टिंग होती है उसमें ये होता है कि जो बड़े बड़ी कंट्रीज हैं वो अपनी पावर शेयर कर लेते हैं किसी पर ना। एग्जांपल के तौर पर कोई यानी कि कम रखेगा पावर, कोई ज़्यादा रखेगा, लेकिन शेयर ज़रूर होती है। तो इस दौर पर जो हम जैसे कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, वो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो ये भी यानी कि इस पावर शिफ्टिंग के फेज से फ़ायदा उठाते हैं अपनी कीमत बड़ी लगवाने के लिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का ये जो अटैक था और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह उसको रिस्पॉन्ड किया है वो उसने पाकिस्तान की अहमियत में बहुत इजाफा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान एक अच्छी पावर शेयरिंग करेगा आप। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं बात जो है वो दूसरे टॉपिक की तरफ निकलेगी यहाँ से, लेकिन हम उस पर जो है वो दूसरे सेशन में उस पर बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो भारत कम्युनिटी की जानिब से इस तमाम सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कहा गया, या इसके साथ साथ जो है वो अमृतसर पर हमले की भी खबरें आई तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, बल्कि उसके बाद फौरी जो है वो एक बयानिया भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सिख कम्युनिटी पे जो है वो पाकिस्तान ने नहीं बल्कि ये भारत ने खुद वहाँ पे मज़ाइल दागे। तो इस सब सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या वो अपनी कंट्री के लोगों पे सिख कम्युनिटी पे इस किस्म के अटैक करने को की बात में कितनी हद तक सच्चाई है? देखिए अटैक वाली बात तो शायद उसको तो ना हो, लेकिन जो मैंने न्यूज़ देखी है इवन कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये कहा गया कि उनके अपने जो मिसाइल थे स्पेशली ब्रह्मोस, वो जब उन्होंने फायर किया है तो उनके जीपीएस वगैरह यानी कि उसका डिस्ट्रप्शन पैदा की गई, तो वो अपना ही कंट्री में गिरा है, ठीक है ना। अच्छा, ये इसमें रियलिटी है कि वो वाकई जो पाकिस्तान आने थे मिसाइल वो वहीं भी गिरे और कुछ ऐसे थे वो टारगेट मिस भी करेंगे। आप अगर DGSPR की उस
तो जंग पाकिस्तान में भी हैं, तो बहुत सारे यानी कि जो टारगेट जहाँ उन्होंने मतलब एक हिट करना था वो उससे आगे निकल गए। तो ये पाकिस्तान का यानी कि समझ लें कि बहुत, मैं उसको बड़े इस तरह हम काफ़ी अच्छे हैं इस हवाले से, यानी कि हमने उन मिसाइल को यानी कि डिस्ट्रैक्ट, हालांकि बहुत बढ़िया है उनका ब्रह्मोस, समझ लें कि एक की पावर है सही राफेल उनका। तो ये इसमें है, रियलिटी है कि उनके अमृतसर वगैरह में मिसाइल उनके यानी कि वो हिट हुए हैं, लेकिन कोई सिविलियन की शायद कैजुअलिटी ना हुई, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन दूसरी बात यह है कि सिखों के हवाले से पाकिस्तान हमेशा हमेशा ये समझता है कि वो पाकिस्तान के साथ उनका ना एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो इसमें बहुत सी बातें मतलब हकीकत भी हैं, क्योंकि उनका असल में वो जो मजहबी बिल्कुल जो है ना, और वो ताल्लुक भी लाहौर से जो उन्होंने बनाया है लाहौर में, उनका यानी कि ये उनका जो राहदारी का सिलसिला जो राहदारी वाला खान साहब की दौर है उसका, तो वहाँ उसका काफ़ी वो उनके लिए मुकद्दस है वो। तो सिख कम्युनिटी जो इंडिया में तो जो रह रहे थे वो तो नहीं, मैंने उनका शायद नहीं सुना है किस तरह, लेकिन जो मतलब यूके में कनाडा वगैरह में रह रहे थे उन्होंने बकायदा खुल के बयान दिया पाकिस्तान की हिमायत में। तो इस सब के बाद कहीं खालिस्तान की तहरीक जो है वो जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए ये आपका बड़ा अहम सवाल है। मेरे ख्याल में उसको जोर पकड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, दो चीज़ें होती हैं जब कोई भी तहरीक, कोई भी मूवमेंट चलती है। तो यह कि जब आपको पता चला भी आपका जो दुश्मन है वो थोड़ा कमज़ोर है तो आप मोटिवेट होते हैं। दूसरा ये है कि इंटरनेशनली फिर आप उस मौके का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो मुझे ये लगता है आने वाले दिनों के अंदर हम उस सिख जो तहरीक है उसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ, तेज़ी और कुछ मूवमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी, तो उसमें भी इंडिया को एक टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, ये तो होगी भारत के हवाले से बात। इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान में जो BLA बलूचिस्तान इशू या TTP, इस सब का इस जंग के दौरान पाकिस्तान जो है वो अंदरूनी मामलात का दिफा कर पाया। बिल्कुल, वो मैं उस दौरान जब ये जंग चल रही थी, हम उसी दौरान हम वो न्यूज़ भी हम अपडेट्स देख रहे थे कि तकरीबन 40-50 के करीब जो टेररिस्ट थे जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे उन्हें हिट किया गया ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। अच्छा, इवन BLA जो है उसके भी ऑपरेशन किए जाते रहे, मतलब बलूचिस्तान भी उसमें जो जो ऑपरेशन चल रहे थे वो कहीं पर भी उनके अंदर यानी कि कहना कि कोई वो मुअत्तल नहीं हुए, वो वैसे ही चलते रहे। तो ये मतलब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बहुत एक कामयाब यानी कि कह लें कि जहाँ हम ये वो एंगेज थे, यहाँ पे उसके बावजूद दोनों एराफ से, हाँ, इंटरनली जो इश्यूज है उनसे भी उन्होंने वो कोई नज़र नहीं हटाई, उसको भी वो डील कर रहे हैं। यानी कि जहाँ हम ये सूरत हाल पे पाक आर्मी पे एतराज़ कर रहे होते हैं कि वो हमारे सियासी मामलात में कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर रही होती है, वहीं दिफाई पोजीशन में जो है वो बड़ा उन्होंने अपने आप को जो है वो साबित किया है इस सवाल। बिल्कुल, इस वाले ये उनको करना जाता है कि वो अब आमतौर पर देखना जुन्नत ये परसेप्शन है कि भाई पाकिस्तान को अगर हम मशरक पे उलझाएंगे, मशरकी बॉर्डर पे उलझाएंगे तो मगरब हमारा खाली हो जाएगा। ऐसे हम ये सुनते हैं ना, अगर मगरबी बॉर्डर पे उलझाएंगे तो हमारा मशरक, तो मेरे ख्याल में वो जो परसेप्शन है, जो कॉन्सेप्ट थ्योरी, उसको अब खत्म हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान मतलब सेम टाइम पे दोनों महाज संभाल सकता है। मेरे ख्याल अब ये बात तो इस दूसरी बात शायद ये भी है कि हम तैयार थे इस हवाले से, कार नहीं कर रहे, एक सीरियस बात है। ऐसा हम फौरी तौर पे तैयार थे कि ऐसी सूरत जरूर बन सकती है। बिल्कुल। और दूसरी बात हमारे पास एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, लाइक आप टेरर का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो आपसे ये शायद बातें हम रूटीन की होगी हमारे लिए, मतलब हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके लिए नहीं कि जंग लड़ना या उन लोगों को हिट करना जो स्टेट के अगेंस्ट हैं, या ये ऑपरेशन, ये बॉर्डर, ये मतलब रूटीन मैटर हो गया अब। तो इसलिए कुछ हमें खास बड़ा एक फ़र्क नज़र नहीं आया कि जब वो मशरकी बॉर्डर पे यानी कि मसरूफ़ थे तो मगरब हमारा बिल्कुल यानी कि खाली नहीं हुआ, तो इसलिए हमें उससे कोई तब्दील नज़र नहीं है। ठीक है, आपका जवाब आ गया। क्या इस सूरत हाल के बीच जो है जो जंगी कशीदगी वाली सूरत हाल थी, इसके दौरान जो है वो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान की वो इफेक्टिवली ग्लोबल सपोर्ट हासिल कर पाई है? देखें वो हमने शायद थोड़ी देर पहले भी इस पर बात की है कि 3 कंट्रीज ने तो यानी कि हमें कहते ना कि बाकायदा ऐलान करके सपोर्ट किया है, जिसमें तुर्की है, अजरबैजान है, चाइना है, और बाकी पाकिस्तान के बाकी जो कंट्रीज उनके अच्छे रिलेशन हैं, मीन्स के ईरान के साथ हो गया, सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ हो गया, ये सारे अच्छे यानी कि देखें ना, स्टेट के मैटर जोर होता है। सऊदीया का इंडिया से क्या ताल्लुक है, वो स्टेट मैटर करती है, लेकिन सऊदीया की जो अवाम है, लोग हैं, वो सारे पाकिस्तान के साथ खड़े थे। इससे पूरा मिडिल ईस्ट आपके साथ खड़ा था, आप उनका सोशल मीडिया जाकर देख लें। हमारे आमतौर पर यही परसेप्शन है ना कि भाई आप अरब हमारे साथ नहीं खड़े होते, लेकिन नहीं, वो स्टेट के मामला हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो मेरे ख्याल में आप
अब ये तो कोई भी जाके चेक कर सकता है, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट से जाके देखना है लोगों के, वो बाकायदा पाकिस्तान के हक में यानी क्या कर, इवन बांग्लादेश का देखना बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, इसमें अभी जो बांग्लादेश की recently क्या इन्वॉल्वमेंट रही है इस सारी सूरत हाल में, जरा इसको भी जरा लगे हाथों डिस्कस कर दीजिएगा देखिए बांग्लादेश के साथ, क्योंकि अभी हमारे नए नए टर्म्स यानी कि स्टार्ट हुए हैं दोबारा से उनके यहाँ जो गवर्नमेंट है ये वो भी आपके फ्रेंडली है, और वो इंडिया के अगेंस्ट बैठी हुई गवर्नमेंट आप ये कह सकते हैं। तो वहाँ पर आप देख लें कि न्यूज़ हम ये भी देख रहे थे कि बांग्लादेश ने भी काफ़ी इनके टाइम एयर स्पेस बंद कर दी थी, जो भी रीज़न थी उसकी, और उस मीन वेल उन्होंने कुछ उनके फौजी भी पकड़े थे जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो वहाँ भी थोड़ी बहुत टेंशन चलती रही है, मतलब इंडिया को वहाँ से भी यानी कि कह लेना कि बिल्कुल वो कहना कि उसकी अपोज किया जा रहा अपोज किया जाता है कि वहाँ से वो पुरस्कून नहीं रहा, वो उसको मुसलसल वहाँ से भी टेंशन रही है। तो अगर इस तरह के हालात चलते रहे, जिस तरह हमारे उनके साथ रिलेशन बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान अभी जो हमारे पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के रिलेशन है, हमारे मिलिट्री के रिलेशन भी वहाँ बनने चाहिए, जो कि हम अब यानी कि दोनों साइडों से इसमें भी कहीं तरक्की होती है, कुछ खबरों की सूरत में नजर आ रही है। अभी इस तरह की तो खास न्यूज़ मेरे सामने से नहीं गुजरी कोई डेवलपमेंट, लेकिन फ्यूचर में होप्स हो कि होगी ऐसी न्यूज़, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में होंगी डेफिनेटली। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अगर पाकिस्तान के वहाँ मिलिट्री रिलेशन इस तरह के स्ट्रांग बनते हैं, जो कि हमें एक बहुत बड़ा एज मिलेगा वो इंडिया को डील करने में। तो डेफिनेटली जो हमारे मुक्तदर लोग हैं जो रूल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, डेफिनेटली वो सोच रहे होंगे। अगर मैं और आप इस बारे सोच सकते हैं तो वो सामने जाहिर है उनका तो काम है ये सोचना है ना। अच्छा, इस जंग के बाद जो है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिकल फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए एक बात तो तयशुदा है कि जंग सबसे पहले आपकी इकोनॉमी को हिट करती है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आपने उसको कैसे डील करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान को अब अभी जो रिसेंटली जो कुछ जो मतलब मईशत के हवाले से कुछ बेहतरी की उम्मीद लग रही है, वो अब ट्रम्प का बयान देख लें जिसमें वो कहता है कि हम दोनों ममालिक के साथ तिजारत की बात करें। अभी पाकिस्तान की यानी कि हुकूमत ने भी बाकायदा अभी ट्रम्प और अमेरिकन इंतजामिया को कहा है कि हम पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत के लिए रेडी हैं, और कुछ यानी कि जीरो टैरिफ को इस तरह की बातें भी हुई। तो अगर ये हल्फ की तरफ से हर्जा भी इंडिया की बिल्कुल अपोज करने के बावजूद मिला है, वो उनकी तो कोशिश थी कि ना मिले, और उस पर उन्होंने कहा भी है कि भाई जितना खर्चा पाकिस्तान का जंग में वो IMF ने उनको पे कर दिया है, तो ये IMF ने जंग करवाई है बेसिकली। तो ये पाकिस्तान डिपेंड करता है कि वो इस ट्रम्प के इस बयान को कितना कैश करता है। तो देखिए ना, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अगर पावर है और वो इतनी यानी कि दूरअंदेश है, तो वो सारे नुकसान को बेहतर कर सकती है। अगर आप यानी कि सोच रहे हैं अब वेस्ट से, मगरब से, अमेरिका से आप फायदा ले सकते हैं जंग के बाद, आपकी वार इंडस्ट्री है पूरी, आप मिलिट्री है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इस जंगी सूरत हाल के बीच जो इंडो पाक वार है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, मीडिया वार, प्रोपेगेंडा, इस सब का क्या रोल रहा है? मैं कहता हूँ आजकल की जो जंग है वो मीडिया ही है, मीडिया वार ही होती है। तो ये बहुत बड़ा की किस्म का रोल प्ले करती है। पाकिस्तान और उनकी मीडिया को देख लें, तो अगर जंग के दौरान आप मीडिया की सतह पे कमज़ोर हैं, तो फिर आप जो बयानियाँ बनाते हैं वो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिर आप अपने साथ मिला नहीं सकते, कायल नहीं कर सकते। ऐसे ही मेरे ख्याल में इस दौर में देखें तो पाकिस्तानी मीडिया ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है कि इंटरनेशनल एक सेंसिबल रवैया रखा है, तो आप ट्रस्ट बढ़ा है, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया का भी और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स पर थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ है एज कम्पेयर टू इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तानी मीडिया को आप CNN या कि वो भी एक ठीक है करते हैं, उसके मुकाबले में रखते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिया हमने काफ़ी ट्रस्ट गेन किया। तो मीडिया एक बहुत बड़ा आपका रोल प्ले करता है। ऐसे ही है मीडिया आजकल के दौर में, तो इन्फॉर्मेशन के हवाले से मीडिया एक सोशल मीडिया का यानी कि ऐसा एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फ़ौरन फैक्ट्स आ जाते हैं। कहीं भी आप देखें जहाँ ड्रोन गिरता है उसकी फ़ौरन वीडियो आ जाती है, यहाँ मिसाइल हिट कर फ़ौरन आपको मिल रहा है, इस सब कैजुअलिटीज हुए हैं। इस सब के दौरान जो है वो मैं बहुत सारी वीडियोस मेरी नज़र के सामने से गुजरी हैं, बैरून मुल्क की वीडियोस, कुछ जो है वो गज़ा से रिलेटेड वीडियोस हैं जिन्हें इंडिया जो है वो इंडियन मीडिया पे जो है वो अपलोड किया जा रहा है, और ये कहीं मिसकंसेप्ट जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में जो है वो उनका किरदार है, या जिस तरह भी आप उसको देखें, वो अवाम के तौर पे उनकी अवाम की नज़र में वो इस तमाम तर जंगी सूरत हाल में जो है वो अपने अपोनेंट से कहीं बेहतर परफॉर्म कर पाए हैं। आपको वहाँ पे मलबा ही मलबा नज़र आता है, और जो है वो लोग चीखते हुए नज़र आते हैं। देखें जब आप ग्राउंड पे कोई अचीवमेंट नहीं होती आपके पास, फिर आप ऐसे करते हैं, आप गजा की वीडियो उठा लेंगे, ठीक है ना, अफगानिस्तान को उठा लेंगे, भी पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया।
तो ये फैक्टर है, यानी कि जब आपके पास कुछ दिखाने को है ही नहीं और आपने अपनी आवाम को दिखाना भी है, इवन मीडिया चैनल्स ने ये कहा है कि हमें कहा कि आपने न्यूज़ देनी है, तो आप क्या करते हैं, झूठ बोले। इंडियन मीडिया चैनल के ये बकायदा स्टेटमेंट सही है, उन्होंने बाद में कहा है। तो फिर ये होता है जब आप कुछ अचीव ना कर सकें फिर आप ऐसे ही करते हैं। क्या आप समझते हैं कि इसमें जो है वो इंडियन मीडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो जज्बात की रवानी में भी बह निकले? देखिए, मैं समझता हूँ मीडिया जो है ना वो अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, अब इंडिया मीडिया को मतलब आप सुने, अब कितना, मैं तो कहता हूँ आप 10 मिनट भी ना सुन पाए, तो अगर उनकी आवाम ऐसे मीडिया को सुनती है और अप्रिशिएट करती है और व्यूअरशिप है, तो इससे अंदाजा लगाएं कि उनकी जो आवाम है, सोसाइटी, वो किस स्टैंडर्ड पर खड़ी है, उसका क्या लेवल है। तो वो अब इसको कंपेयर करते जाएं। अब ये एक टूल है हमारे पास सोसाइटी का स्टैंडर्ड देखने का, तो अगर वो उसको बर्दाश्त, यानी कि जो इंडियन सोसाइटी है अगर इंडियन मीडिया को बर्दाश्त कर पा रही है, तो आप देखें कि उनका फिर लेवल क्या होगा, यानी कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, उनका यानी कि क्या बयानिया बनेगा, क्या वो जानते हैं वाक़या को। तो इसलिए वो जो भी कहते हैं, यानी कि अगर वो गज़ा की वीडियो दिखा रहे हैं वो मान रहे हैं अब ये गज़ा के पाकिस्तानी है। तो अगर ऐसे मीडिया को आप 10, 15, 20 मिनट सुन सकते हैं तो फिर आप कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे ही। अच्छा, जो है वो फिर इस सब सूरत हाल के दरमियान जब इतनी प्रोपेगेंडा वार है, तो आप ख़ास तौर पे मीडिया में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, उस सब के बावजूद जो है वो अगर एक शख्स जो है वो एक अच्छी खबर की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या सोर्स होना चाहिए, वो किस तरह जो है वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ की तरफ जाए? देखें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमेशा किसी भी कंट्री का हो, वो स्टेट के नैरेटिव को ही आगे पहुंचाता है, यानी कि वो स्टेट के क्राफ्टेड नैरेटिव के बाहर नहीं जा सकता। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ना इंडिया की, ओवरऑल पूरी यानी कि दुनिया का कोई भी मीडिया है। मिसाल के तौर पर देता हूँ, अगर कोई वाक़या होता है मिडिल ईस्ट के अंदर, अब दुनिया के 3 बड़े अखबार उठा के देख लें, यानी कि अमेरिका को उठा लें, एक अरब कंट्रीज को उठा लें, रशिया को उठा लें, चाइना, सब ने उस वाक़े को डिफरेंटली पोर्ट्रे किया होता है। तो ये तो एक बात तयशुदा है कि दुनिया का कोई भी मीडिया स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट नहीं जाता। अब बात है कि हम फिर इस सिचुएशन में हम कैसे, यानी कि सच तक कैसे पहुंचे। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जिनके जरिए आप जा सकते हैं। मतलब आप अगर कोई आपको कोई न्यूज़ दे रहा है तो आप 2-4 प्लेटफॉर्म्स को यानी कि वेरीफाई कर लें। उसका तरीका यह है कि आपको पता होगा फिलहाल अगर इंडिया पाकिस्तान जंग हो रही है और आप इंडिया के चैनल्स को ही यानी कि सोर्स मान रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं, या आप सिर्फ पाकिस्तान के चैनल को ही सोर्स मान गलत कर रहे हैं। आप किसी और थर्ड पार्टी में चले जाएं, आपको पता होगा चाइना अगर न्यूज़ देगा तो वो पाकिस्तान की फेवर में होगी, अगर इसराइली मीडिया न्यूज़ देगा तो इंडिया के फेवर में होगी। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है और कौन से यानी कि पावर जोन है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको मीडिया के जो न्यूज़ हैं उनको समझना, उनके स्टाइल जानना, वो फिर इजी हो जाता है। तो मेरा तो यही है कि आप मैक्सिमम अपना नॉलेज बढ़ाएं और मैक्सिमम चैनल्स को अप्रोच करें और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स कैसे होती हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ही आप सच तक पहुँच जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि भी आप जियो को छोड़ के फिलहाल पर चले जाए, फिलहाल को छोड़ के फिलहाल पर चले जाए, ठीक है। तो ये यानी कि कोई ऐसा तरीका नहीं है शॉर्टकट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब आ गया। व्यूअर्स, आज का जो हमारी जो है वो 2 सेशन है, और पहला पाक भारत जंग को लेके था, इस खित्ते को लेके था, जनूबी एशिया का, और दूसरा सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और कुछ देर तक जो है वो हम इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी जो है वो डिस्कस करेंगे और आप तक वो भी वीडियो पहुंच जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।